गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या स्टडी की थी। हम स्टडी कर रहे थे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आप लोगों को 3 थ्योरीज बताई थी कि हम 3 थ्योरीज के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग की स्टडी करेंगे, ठीक है। जिसमें मैंने सबसे पहली जो आपकी हाइपोथेसिस थी, वर्नर हाइपोथेसिस, वो कल एक्सप्लेन की थी, जिसमें बहुत सी आपकी कमियां रह गई थी, कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आई आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए बेटा, ये थ्योरी किसने दी थी? लाइनस पॉलिंग ने। किसने दी थी ये थ्योरी? आपकी लाइनस पॉलिंग ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी का मेन एम क्या था कि ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करना चाहती थी? ये थ्योरी जो है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यामिति तथा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण। कौन से गुण? चुंबकीय गुण, ठीक है। इन गुणों की व्याख्या की, यानी इस सिद्धांत के द्वारा उपसंयोजक यौगिकों में आपके ज्यामिति और चुंबकीय गुणों का स्पष्टीकरण किया गया। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था कि किसको एक्सप्लेन किया गया? ज्योमेट्री को और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया। अब आपकी जो थ्योरी थे, इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स देखिए क्या क्या था, कि उन्होंने क्या क्या बताया इस थ्योरी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या था? उन्होंने ये कहा कि आपका जो भी उपसंयोजक यौगिक होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसमें सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और सबसे पहले क्या करेगी? धनायन का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? धनायन का निर्माण करेगी। यानी सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर किसका फॉर्मेशन करेगी? कैटायन, यानी धनायन का निर्माण करती है। पहली चीज उन्होंने ये कही कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपकी सेंट्रल मेटल एटम होगी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और रिलीज करके क्या बनाए? कैटायन का फॉर्मेशन कर दे। सेकेंड चीज उन्होंने क्या कही कि उन्होंने क्या कहा? दूसरा मेन पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, आपकी जो धातु परमाणु है, उनमें जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी जो उसकी समन्वयी संख्या है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसी के बेसिस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगी? वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगी, यानी रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराएगी। किस आधार पर? कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे, समन्वयी संख्या के आधार पर, यानी उस उपसंयोजक यौगिक में जो समन्वयी संख्या होगी उस आधार पर उतने वो आपको वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करा देगी, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करा देगी। अब आपको जो वेकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे वहां पर लिगेंड क्या करते हैं? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और बॉन्डिंग बनाएंगे। यानी सबसे पहली चीज कि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायन बनाएगी। दूसरी चीज, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उस कंपाउंड का, जो समन्वयी संख्या होगी, उस बेसिस पे उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे, हमें रिक्त कक्षक मिलेंगे। उन रिक्त कक्षकों में जो आपके जो आपके लिगेंड है, जो क्या है? लिगेंड है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एकाकी इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगे और बंध का निर्माण करते हैं। अब देखो समन्वयी संख्या के आधार पर उन्होंने कुछ बताया कि कितनी समन्वयी संख्या के आधार पर कौन सा संकरण होगा, क्योंकि संकरण के आधार पर इसमें क्या होगी? ज्यामिति होगी और ज्योमेट्री होगी और उसी के बेसिस पे क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 है। समन्वयी संख्या क्या है आपकी? 2 है। तो उनमें संकरण कौन सा होगा? sp संकरण। ये आपने 11th क्लास में ही पढ़ा है, यानी जहां एक s और 2 p कक्षक भाग लेंगे, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, s और p, ठीक है। अगर sp है तो उस समय ज्यामिति कैसी होती है? लीनियर यानी रेखीय ज्यामिति होगी। आप ये 11th में पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडेशन में बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्यामिति कैसी होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी, रेखीय ज्यामिति होगी आपकी। अब जब हमें पता है कि रेखीय ज्यामिति होती है तो बंध कोण क्या होता है हमारा? 180 डिग्री का बंध कोण होता है। बॉन्ड एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। अब अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समझते हो ना? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो संकरण कौन सा होगा? हाइब्रिडेशन होगा आपका sp2, एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, समतल त्रिकोणीय ज्योमेट्री, ऐसी समतल त्रिकोणीय ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर 2 टाइप के
हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। एक हाइब्रिडेशन sp3 और दूसरा हाइब्रिडेशन dsp2। ये 2 टाइप के हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है वहां पे, एक तो कौन सा हाइब्रिडेशन sp3 और एक dsp2 हाइब्रिडेशन। ये भी मैं आपको 11th में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की है। बंद कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होगी आपकी, और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 5 होता है, यानी 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp3d या dsp3। या तो ये तो क्या है आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये भी आप 11th में पढ़ चुके हैं sp3d हाइब्रिडेशन क्या होता है, ठीक है। तो कैसी होगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और बंद कोण होगा आपका 90 डिग्री और 120 डिग्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडेशन sp3d2 या d2sp3 होगा, ठीक है। और ज्योमेट्री कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। तो इस बेसिस पे कोऑर्डिनेट जो आपका कंपाउंड दिया हुआ है उसमें जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है उस कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हम हाइब्रिडेशन मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें हाइब्रिडेशन मालूम चल गया तो हम उसकी ज्योमेट्री भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था इनकी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये चीज बताई। तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि अगर आपके एनडी आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ सेंट्रल मेटल एटम हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं, तो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, उच्च चक्रण संकुल बनेंगे, ठीक है। और अगर आपके n-1d ऑर्बिटल यानी इनर मोस्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके क्या होंगे निम्न चक्रण संकुल यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा आपके। अभी क्या होते हैं लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अगर फिर उन्होंने नेक्स्ट चीज क्या गई कि ये तो भाई यहाँ इस आधार पर तो आप ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करती है थ्योरी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कंपाउंड में, क्या है जब आप हाइब्रिडेशन करवा रहे हैं और उस दौरान अगर आपके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी अनुचुंबकीय पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, यानी जहां पे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड फॉर्म में युग्मित अवस्था में, पेयर्ड समझते हो ना, अनपेयर्ड तो होता है बेटा ये और पेयर्ड होता है आपका ये। अगर पेयर्ड फॉर्म में है सारे के इलेक्ट्रॉन तो आपकी प्रकृति कैसी होगी नेचर कैसी होगी प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने बताया कि यहाँ आप इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट उनकी थ्योरी का पॉइंट क्या था, उन्होंने यहाँ पे क्या चुंबकीय आघूर्ण यानी डायपोल मूवमेंट भी कैलकुलेट किया। डायपोल मूवमेंट को चुंबकीय आघूर्ण जानते हो ना आप, 11th में पढ़ चुके हैं बेटा। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, क्या होता है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, ठीक है। क्यू इंटू डी, क्यू क्या है आपका चार्ज और डी क्या है आपके डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ आप हाइब्रिडेशन करा रहे हैं तो आपके पास ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, उस बेसिस पे आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। उन्होंने फॉर्मूला दिया √n इंटू n+2। n है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है यहाँ पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस बेसिस पे आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू है डायपोल मूवमेंट का सिंबल, क्या है किसका सिंबल है डायपोल मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का सिंबल है ये, और इसकी यूनिट क्या होती है बोहर मैग्नेटॉन। क्या यूनिट होती है इसकी बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। तो ये इनकी थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये मेन पॉइंट रखे और इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने ज्योमेट्री बनाई, कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी होगी ये आइडेंटिफाई किया और साथ के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी वो भी आइडेंटिफाई किया। देखिए अब हम 1 बाय 1 कंपाउंड लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के और उनकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। देखिए इधर 1 बाय 1 हम एग्जांपल्स लेंगे बेटा और सॉल्व करेंगे, देखेंगे जैसे जैसे उन्होंने बताया अपनी थ्योरी के पॉइंट। हम एग्जांपल लेते हैं बेटा
AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये एग्जाम्पल लिया बेटा उन्होंने, इसका नाम क्या होगा, डाई एमीन सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 फर्स्ट, और ये आयन है तो ये आपका नाम हो गया डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, ये इसका नेम हो गया। सबसे पहला अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag निकालते हैं। निकालिए बेटा, x मान लीजिए, इसे x मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, लिगेंड न्यूट्रल होता है, इस पे चार्ज कितने हैं, नंबर 2, तो 2 × 0, 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इक्वल में पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, +1 हो गया, तो x + 0 = 1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 1, x = क्या आ गया, 1 आ गया, यानी यहाँ पे सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, +1 चार्ज आ रहा है, तो Ag जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा इस बेसिस पे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसने बनाया लिया Ag+ कैटायन। यही फर्स्ट पॉइंट था उनका कि सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बनाएगी, कैटायन का फॉर्मेशन करेगी। ये लीजिए बेटा, यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, हाइब्रिडेशन वगैरह करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे, 2। कैसे है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे मोनोडेंटेन लिगेंड है, कितने नंबर है, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। तो हाइब्रिडेशन यानी संकरण कौन सा होगा, इसके अंदर संकरण होगा आपका sp। मैंने बताया था अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो हाइब्रिडेशन कौन सा होता है आपका sp, संकरण क्या होगा sp। अब हम क्या करते हैं, संकरण कराने के लिए सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले Ag का लिखती हूँ, फिर मैं Ag+ का लिखूंगी। Ag कितने नंबर पे आता है, सिल्वर आता है बेटा आपके 47 नंबर पे, कितने नंबर पे आता है, 47 पे। लिखिए इस पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 और 5p0, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इतना जो है ये होता है क्रिप्टॉन का, किसका होता है, क्रिप्टॉन का, तो इतने को हम क्रिप्टॉन भी लिख सकते हैं। तो Ag47 = मैंने लिख दिया क्रिप्टॉन इतना, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लिख देते हैं 4d10 5s1 और 5p0। अब देखो बेटा, ये तो है सिल्वर का, लेकिन हमारे सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है और क्या बना लिया, Ag+। तो Ag+ का जब हमें बनाना है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, यानी S में से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, क्रिप्टॉन 4d10 5s0 5p0, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो हम इधर बनाते हैं, ऑर्बिटल बनाते हैं इसके Ag+ के, क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल, यानी सबसे पहले कौन सा है, 4d10, डी में कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद 5s में क्या, ये तो हो गया 4d, 5s में 0 है, कुछ भी नहीं है, 5p में 3 होते हैं, तो 5p में भी p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, बता चुकी हूँ मैं 11th में आपको, तो p में भी 0। अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या था कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बेसिस पे वेकेंट ऑर्बिटल मिलते हैं, मिल गए हमें वेकेंट ऑर्बिटल, ये लीजिए मिल गए बेटा। अब इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा था, sp हाइब्रिडेशन, तो एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, यानी sp हाइब्रिडेशन होगा। अब इन दोनों ऑर्बिटल में आपका जो लिगेंड है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगला पॉइंट यही था कि वेकेंट ऑर्बिटल में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कर दीजिए बेटा, ये तो हो गया 4d10, ये तो 4d10 वाला हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका 5s और ये 5p का केवल एक ही ऑर्बिटल है, sp एक s और एक p, जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, तो एक s और एक p यानी दो ने पार्टिसिपेट किया तो दो ही नए sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। अब इसमें आपका लिगेंड यानी NH3, लिगेंड कौन है आपका, NH3, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। NH3 नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, उसने अपने ये लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दिए, इस NH3 ने, दूसरे वाले ने भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ये डोनेट
कर देंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गए। अब आपको पता है कि लीनियर ज्योमेट्री है, ये पूरा आपके पास आ गया कि किस तरीके से उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बॉन्डिंग बनती है। तो आपका ये तो है सिल्वर। इस सिल्वर को किसने, 2 NH3 ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ये लीजिए, ये पहला NH3 और ये दूसरा NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो स्ट्रक्चर कैसी बन गई आपकी, लीनियर रेखीय स्ट्रक्चर बन गई और 180 डिग्री का ये एंगल हो गया। तो ज्योमेट्री यानी ज्यामिति क्या हो गई इसकी, लीनियर यानी रेखीय ज्यामिति हो गई। और बॉन्ड एंगल कितने का हो गया आपका, 180 डिग्री का आपका क्या हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। अब हम निकालते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ज्योमेट्री आइडेंटिफाई हो गई। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो मैंने बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। देखिए बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड। तो नेचर कैसी होगी इसकी, डायमैग्नेटिक। कैसी नेचर होगी, डायमैग्नेटिक नेचर होगी इसकी। कैसा होगा ये, डायमैग्नेटिक। अब हम इसका डायपोल मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, डायपोल। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। फॉर्मूला बताया मैग्नेटिक मोमेंटम का मैंने, म्यू बी एम इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 2। एन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल्स टू 0। तो पुट कीजिए 0 इंटू 0 प्लस 2, क्या आया 0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, 0 आएगा। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 2 बेसिस पे होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे घूमते हैं या फिर क्या हो, चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में। तो 2 बेसिस पे मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगाए या चारों ओर चक्कर लगाए। ठीक है, तो ये चुंबकीय आघूर्ण हमने निकाल लिया, 0 आया इसका चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया अच्छे से sp हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। कौन सा एग्जांपल लेते हैं हम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं Hg(I3-) हमने ये लिया एग्जांपल। सेम जो अभी किया है वैसे ही करना है। 9 क्या होगा इसका, क्या है, 3 आयोडाइडो है तो ट्राई आयोडाइडो। ये क्या है आपका Hg, मर्क्यूरी, और माइनस चार्ज है तो 8 लग जाएगा, मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहाँ पे, निकाल लोगे, अभी बताऊंगी कैसे आएगी। 2 आएगी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, और वैसे पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखिए इधर, तो x, हम Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, x प्लस 3 आयोडीन है, एक आयोडीन पे -1 चार्ज होता है, मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू में -1 चार्ज, तो x - 3 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी। यानी यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्या होगा कि Hg जो है कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और क्या बनाएगा, Hg+2 बना लेगा। वापस वही हम इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Hg कितने नंबर पे आता है बेटा, Hg आता है 80 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। आगे और लिखते हैं 5s2 5p 5p6 4f14 5d10 6s2 6p0। ठीक है बेटा, ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। क्या लिख दिया है हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। अब देखिए बेटा, हमें पता है कि ज़ीनॉन कितने नंबर पे आता है, 54 नंबर पे आता है। तो हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, सिर्फ इतना, ये आउटर ऑर्बिटल ले लेते हैं। और ये यहाँ तक जो 54 होगा ये पूरा किसके बराबर होता है, ज़ीनॉन के बराबर। तो इतने में हम क्या लिख देंगे, ज़ीनॉन लिख देंगे। जो Hg80 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीनॉन, जो 54 नंबर पे है आपके ज़ीनॉन। उसके अलावा बाकी 4f 14
5d10, 6s2 और 6p 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Hg+2 बनाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 78। तो 78 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका, 78 पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जिनॉन 4f14, 5d10, 6s0 और 6p0, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम इसके अंदर आपके, तो 5d10, 6s0, 6p0 ले लीजिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ये ले लिया हमने, ये तो हो गया 5d, ये 6s और ये 6p। ठीक है, Hg+2 का हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमने 5d में 10 भर दिए, 6s में 0, इसमें भी 0। अब हमें आपको पता है कि यहाँ पे कितने 3 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड कितने हैं 3, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे 3, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp2, तो यानी एक s और 2 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s और 2 p के, तो 2p और एक s यानी कितने बन जाएंगे, कितने 3 बन जाएंगे, 2 और 1 3, तो 3 sp2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 3 sp2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 5d10 वाला, 5d10, अब ये sp2 हो गया आपका और 2 sp2 इधर हो गए, एक sp2 क्योंकि जितने भाग लेते हैं 3 भाग ले रहे हैं तो 3 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, ये sp2 ऑर्बिटल हो गए। अब यहाँ कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आपके लिगेंड, तो आयोडीन, एक आयोडीन जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक यहाँ डोनेट कर देगा और एक यहाँ डोनेट कर देगा, तो 3 वेकेंट ऑर्बिटल मिल गए जहां पे आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब यहाँ पे हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है, कैसी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बनाइए ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री बनाती हूँ मैं आपके बेटा, Hg तो बीच में पहले पढ़ चुके हैं आप, ट्राइगोनल 3 आयोडीन, पहली, ये दूसरी आयोडीन, ये तीसरी आयोडीन, ये 3 आयोडीन हो गए, ये हो गई आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ बॉन्ड एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का, तो ये हो गई ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। Hg से 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं यहाँ के, तो ये ज्योमेट्री होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसकी हम कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वही किस बेसिस पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, लोन पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन, तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। तो ज्योमेट्री तो हो गई आपकी, यानी जो ज्यामिति है आपकी ज्योमेट्री, वो तो हो गई आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल आपका हो गया 120 डिग्री, और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी हो गई वो कैसी हो गई, डायमैग्नेटिक। अब हम निकालते हैं इसकी चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं μBm। ठीक है, मैग्नेटिक वही n×n+2 का फॉर्मूला लगेगा, n×n+2, n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो 0+2, तो ये क्या आ गया 0, तो बोर मैग्नेटॉन यानी मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्री भी पता चल गई, बॉन्ड एंगल भी पता चल गया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आइडेंटिफाई हो गई। अब कल हम रिमेनिंग पढ़ेंगे sp3d2 जितने भी हैं हाइब्रिडेशन वाले, मैं सारे हाइब्रिडेशन के एग्जांपल्स बेटा आप लोगों को कराऊंगी, उनकी ज्योमेट्री वगैरह की स्टडी हम करेंगे। थैंक यू सो मच।